हेलो दोस्तों। पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में आपने शायद सुना होगा। नर्वस सिस्टम की बीमारी होती है दोस्तों, और इसके जो सिम्पटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसेबल करने वाले हो जाते हैं। मतलब इसके सिम्पटम्स की वजह से आपकी जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली मतलब नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पार्किंसंस डिसीज़ का कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि जिससे ये बीमारी पूरी तरह जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इतना है कि हाँ, मेडिसिन्स होती हैं दोस्तों जिससे कि इसके सिम्पटम्स पे कंट्रोल पाया जा सकता है, और फिज़िकल थेरेपीज़ होती हैं दोस्तों, और किसी-किसी केस में ऑपरेशन की नौबत भी आती है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि पार्किंसंस डिसीज़ को मैनेज करने के लिए मेडिसिन्स का दोस्तों क्या रोल होता है, किस किस तरह की मेडिसिन्स दी जा सकती हैं, वो मेडिसिन्स दोस्तों कौन कौन से ग्रुप की होती हैं, और वो मेडिसिन किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से बॉडी में वो अपना रोल निभाती हैं, उनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कि उनको लेने के टाइम दोस्तों क्या क्या तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए। कुछ इस तरह की बातें करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको पार्किंसंस डिसीज़ है या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपको इस वीडियो के लास्ट तक पहुँचते पहुँचते तक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी जो मॉडर्न साइंस से वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सही है। दोस्तों अगर आपको कोई भी बीमारी है, सिर्फ पार्किंसंस की बात नहीं कर रहा, कोई भी बीमारी अगर आपको है, तो ये पता होना अच्छी बात है कि जो आप मेडिसिन्स ले रहे हो, जो आपको प्रेस्क्राइब की गई है, वो मेडिसिन्स किस तरह से काम करती हैं आपकी बॉडी में। अगर आपको ये चीज़ दोस्तों ठीक से पता है तो आप अपने ट्रीटमेंट के बारे में ना ज़्यादा सही सोच रख सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आपके अंदर एक अलग किस्म की एंग्जाइटी हो सकती है, या अपना एक चिंता हो सकती है, एक डर हो सकता है, जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ इस मेडिसिन से पता नहीं क्या होगा, या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, या कि आपके मन में कुछ अलग किस्म की संभावनाएँ पैदा हो सकती हैं कि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, 1 हफ़्ते में पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा। लेकिन अगर आपको रियल में पता है कि जो आपको मेडिसिन दोस्तों दी जा रही है, उस मेडिसिन का क्या स्कोप है आपकी बॉडी में बीमारी को ठीक करने में, उस मेडिसिन की लिमिटेशन क्या है, मतलब वो मेडिसिन की स्ट्रेंथ क्या है, और उस मेडिसिन के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, किस-किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होने की आशंका है, मेडिसिन किस तरह से लेनी है, कब लेनी है, वगैरह-वगैरह। आप अपने डॉक्टर से दोस्तों बहुत ठीक से खुल के बात कर सकते हैं अगर आपको मेडिसिन के बारे में ठीक से पता है तो। अगर आपको ठीक से पता ही नहीं है मेडिसिन के बारे में, फिर आप अपने डॉक्टर से भी दोस्तों ठीक से डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक से अपने मन की जो संदेह आ रहे हैं, जो मन में आपकी क्यूरियोसिटी आ रही है अपनी बीमारी, अपने इलाज को लेकर के, वो आप फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो आइडिया ही नहीं है कि दवा किस तरह से काम करती है। तो आप हमेशा पता होना चाहिए। पार्किंसंस में खास तौर से इसलिए क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्ग टाइम बीमारी होती है, मतलब चलती है बीमारी, सिम्पटम्स भी इसमें प्लस माइनस होते हैं, तो इसमें मेडिसिन्स तो लेनी ही पड़ती हैं। तो अगर मेडिसिन्स लेनी है तो फिर क्यों ना उनके बारे में आइडिया हो, जानकारी हो, ताकि आप अवेयर होकर के ठीक से अपने डॉक्टर से बातचीत कर सकें। जो भी डिसीजन प्रोसेस होती है हेल्थ केयर में, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें, उसका आप हिस्सा बन सकें। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो दोस्तों मेडिसिन की बात करना शुरू करते हैं। जो सबसे पहली मेडिसिन की बात मैं करूँगा उसका नाम है लीवोडोपा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका पार्किंसंस में दोस्तों। बहुत ज़्यादा कॉमनली दी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, आप ये समझ के चलिए। लीवोडोपा नाम है इसका। दोस्तों पार्किंसंस वैसे क्या होता है, पार्किंसंस डिसीज़ में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर एक केमिकल की कमी हो जाती है। उस केमिकल का नाम होता है डोपामिन। ठीक है दोस्तों। अब डोपामिन की कमी होने की वजह से ब्रेन के कई पार्ट्स में जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, जैसे कि मूवमेंट का फंक्शन, कोऑर्डिनेशन का फंक्शन वगैरह, एक्टिविटीज़ जिस तरह से हमारी बॉडी फिजिकल करती है, वो सब कुछ प्रभावित हो जाता है डोपामिन की कमी होने से। दोस्तों लीवोडोपा जो चीज़ होती है, जो दवाई होती है, उसे जब हम लेते हैं तो क्या होता है, लीवोडोपा हमारे ब्लड के ज़रिए हमारे ब्रेन तक पहुँच जाती है। ब्रेन में पहुंच के लीवोडोपा ब्रेन में जाकर के दोस्तों लीवोडोपा डोपामिन नाम के केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, जिस डोपामिन की हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में कमी हो गई थी पार्किंसंस डिसीज़ में। तो लीवोडोपा चूँकि अब डोपामिन में कन्वर्ट हो गई, तो डोपामिन ब्रेन को मिल गया। तो अब उससे क्या होता है कि हमारे पार्किंसंस के सिम्टम्स में फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाता है। ये काम होता है दोस्तों लीवोडोपा का। दोस्तों लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा नाम की मेडिसिन भी दी जाती है। तो कार्बिडोपा का काम क्या होता है दोस्तों, कार्बिडोपा इसलिए दी जाती है कि जो लीवोडोपा हम ले रहे हैं, वो लीवोडोपा ब्रेन में जाने के पहले ही ना ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब ब्रेन में जाने के पहले ही ना वो डोपामिन बना दे। क्योंकि अगर ब्रेन में जाने के पहले ही वो ब्रेक डाउन हो जाएगी तो जो भी वो बना रही है डोपामिन, उसका कोई ब्रेन फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। दोस्तों एक चीज़ होती है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अगर डोपामिन नाम का केमिकल जो है वो अगर हमें ब्लड में दिया जाए तो वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर डोपामिन को रोक देगा। तो अगर डोपामिन हमारे ब्रेन को चाहिए तो ब्रेन में ही डोपामिन को बनना ज़रूरी है। तो लीवोडोपा यही काम करती है ना, हम लीवोडोपा खाते हैं तो लीवोडोपा जो कंपाउंड है वो हमारे ब्लड के जरिए ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन में पहुंचने के बाद फिर वो लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट करता है। अगर लीवोडोपा ब्रेन में पहुंचने के पहले ही ब्रेक डाउन हो गई तो फिर ब्रेन में डोपामिन नहीं बन पाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को कार्बिडोपा रोकती है। कार्बिडोपा लीवोडोपा को ब्रेन में पहुंचने के पहले ही ब्रेक डाउन होने से रोक देती है।
इससे क्या होता है कि लीवोडोपा ठीक से ब्रेन में पहुंच पाती है, डोपामिन बनता है और पार्किंसंस के सिम्टम्स में हमें फ़ायदा होता है। आप सपोज़ करो कि कार्बिडोपा अगर नहीं ऐड की लीवोडोपा में, तो उससे क्या होगा कि एक तो लीवोडोपा की ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि कुछ लीवोडोपा तो ब्रेन तक पहुँचेगी, कुछ ब्रेन तक पहुँचने के पहले ही ब्रेक डाउन होकर डोपामिन बना चुकी होगी, जिसका कि ब्रेन कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो लीवोडोपा की दोस्तों ज़्यादा डोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ज़्यादा डोज़ दी जाएगी किसी भी दवाई की, स्पेशली लीवोडोपा की, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी दोस्तों फिर ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है फिर तो मेडिसिन पेशेंट कई बार ले भी नहीं पाते। इसलिए दोस्तों कार्बिडोपा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कार्बिडोपा की वजह से लीवोडोपा कम डोज में भी चलेगी, बिकॉज जितनी भी दे रहे हैं वो सारी की सारी ब्रेन तक पहुंच रही है, डोपामिन बना रही है। दोस्तों ये जो लीवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको जिस टाइम पे डॉक्टर बताएंगे उसी टाइम पे लेना होता है, अपने हिसाब से आपको इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता। साथ साथ दोस्तों जो अगर कभी बहुत हाई प्रोटीन डाइट ली जा रही है तो वो भी इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो कर सकती है या रोक सकती है। तो हाई प्रोटीन डाइट के बिल्कुल साथ में नॉर्मली लीवोडोपा कार्बिडोपा नहीं ली जाती। अगर आप लेते हैं ऐसी डाइट तो अपने डॉक्टर्स को आप बता करके रखिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लीवोडोपा कार्बिडोपा लेने की वजह से धीरे धीरे हमारे सिम्टम्स तो खराब ही होते जाते हैं, तो फिर इससे कोई इतना फ़ायदा नहीं है, मतलब कुछ अंदर छुपी हुई बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लीवोडोपा कार्बिडोपा जैसे मैंने आपको बताया कि काम क्या करती हैं, ब्रेन में जिस केमिकल की कमी है वही वाला केमिकल भी बना रही हैं, तो इनकी वजह से कोई नुकसान वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। जो पार्किंसंस डिसीज़ के वो वाले सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है या कि बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट हो जाते हैं बॉडी के, उनको ठीक करने में, उन्हें कंट्रोल करने में इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों पार्किंसंस डिसीज़ में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है कि ब्रेन के अंदर नॉर्मली देखा जाता है कि ब्रेन के अंदर जो डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब जो डोपामिन बनाने वाली नर्व सेल्स होती हैं, उनकी कमी होती जाती है एज के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो उससे क्या होता है कि जो लीवोडोपा की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो दोस्तों बढ़ती जाती है, क्योंकि जो ब्रेन में पहले वैसे तो कमी थी, फिर भी जो बन रहा था वो भी अब कम हो रहा है, क्योंकि न्यूरॉन्स की कमी होती जा रही है एज के साथ साथ। तो इसलिए लीवोडोपा की दोस्तों ज़रूरत ज़्यादा होने लगती है। तो कई सारे पेशेंट्स को लगता है कि हमें जब पार्किंसंस थी स्टार्टिंग में तब डोज़ कम दी जाती थी, अब धीरे धीरे डोज़ ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या हमारी बीमारी में कंट्रोल नहीं आ पा रहा, डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे या क्या हो रहा है। दोस्तों ये पार्किंसंस का एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है। दोस्तों जो मोटर सिम्टम्स होते हैं ना, उनको लीवोडोपा अच्छा कंट्रोल करती है। मोटर सिम्टम्स का मतलब हो गया कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था किसी दूसरे वीडियो में, जिसमें मैंने सारे लक्षण डिस्कस किए थे पार्किंसंस डिसीज़ के, कि जैसे बॉडी बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट करती है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे से चलते फिरते हैं, काम करते हैं, या कि दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा अकड़न आ जाती है हमारे जॉइंट्स में, हाथ में, पैरों में, और इस तरह से मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा अकड़न वाली चीज़ फील होती है। ट्रेमर्स होते हैं, जो कंपन होते हैं, इन सबको हम मोटर सिम्टम्स कहते हैं। तो दोस्तों लीवोडोपा का अच्छा रोल है मोटर सिम्टम्स को कंट्रोल करने में। लेकिन जो नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, पूरी बॉडी के बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि आपकी नींद अफेक्ट हो सकती है, आपकी यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मानसिक स्थिति में बदलाव आ सकते हैं। इस तरह के दोस्तों जो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं ना, उनमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रोल नहीं देखा गया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल नहीं देखा गया है लीवोडोपा का। दोस्तों अगर हम कंपन की बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स में तो बहुत अच्छा फ़र्क आ जाता है लीवोडोपा से ही कंपन में, और कई सारे पेशेंट्स में लेकिन इतना अच्छा फ़र्क नहीं भी देखा जाता। तो फिर इसमें मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि हर एक पेशेंट में कंपन वगैरह बिल्कुल एक जैसा यूनिफॉर्मली रिएक्ट करेगा, मतलब दवाई को लेकर के। कई सारे पेशेंट में अच्छा रिजल्ट आता है, कई सारे पेशेंट में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। फिर दोस्तों पार्किंसंस के कंपन में तो ये भी चीज़ है ना कि जब हाथ या पैर कुछ भी रेस्ट में होता है तभी कंपन हो रहा होता है। जब आप एक्टिविटी कर रहे होते हो, जब उस हाथ को आप मूव कर रहे हो, तब कंपन नहीं हो रहा था। तो मतलब कंपन की वजह से कोई डिसेबिलिटी इन जनरल नहीं है, क्योंकि आप काम वाम सब ठीक से कर पा रहे हो। जब आप कुछ पकड़ रहे हो, कुछ हाथ यहाँ से वहाँ हिला रहे हो, उस टाइम पे चीज़ें ठीक है, लेकिन जब आपका हाथ रेस्ट पे है तो कंपन हो रहा है। और डॉक्टर्स का हमेशा ज़्यादा इसी चीज़ पर ध्यान होता है कि जिस चीज़ से, जिस सिम्टम से आपको लाइफ में डिसेबिलिटी हो रही हो, मतलब रियलिटी में जिससे आपका काम करने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो रही हो, उस चीज़ पे हमेशा टारगेट ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें लीवोडोपा कार्बिडोपा के साइड इफेक्ट्स भी पता होना चाहिए, ताकि अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट आ रहा हो, हम अपने डॉक्टर को फटाफट से टाइम से रिपोर्ट कर सकें, और हम खुद भी वॉचफुल रह सकें कि क्या कोई ऐसी चीज़ हमारे अंदर डेवलप तो नहीं हो रही है। दोस्तों अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो नौजिया हो सकता है। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं और अचानक से खड़े हो रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल चक्कर आ गया, या उनके अंदर आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया, बिल्कुल डिजीनेस हो गई, ऐसा लगा कि हम बेहोश हो जाएंगे, जिसे हम लाइट हेडेडनेस कहते हैं, या कहते हैं कि अचानक से डिजीनेस हो गई बहुत ज़्यादा। इस पूरी कंडीशन को हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं दोस्तों, और ये कंडीशन एसोसिएट हो सकती है लीवोडोपा के साथ में। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो हमें पहली बात तो ये कि अचानक से उठना नहीं है, दूसरी बात ये कि अपने डॉक्टर को बताना है। दोस्तों अगर हम बाकी सिम्टम्स की बात करें तो डायरिया हो सकता है, कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हम कोई भी चीज़ जब स्वैलो करते हैं, निगलते हैं, तो उसमें हमें दिक्कत हो सकती है दोस्तों। हमारा जो अंदर से माउथ है वो बिल्कुल ड्राई हो सकता है, हमें बहुत ज़्यादा हम फॉरगेटफुल हो सकते हैं, मतलब कि चीज़ों को हम लगातार भूलने लगे, ऐसी चीज़ हो सकती है दोस्तों। हैलुसिनेशंस भी हो सकते हैं।
हेलुसिनेशंस का मतलब हो गया कि हमें आवाज़ें सुनाई पड़ना जो और किसी को नहीं सुनाई पड़ रही, या हमें चीज़ें दिखाई पड़ना जो और किसी को नहीं दिखाई पड़ रही, या हमें स्पर्श का, टच का एहसास होना जैसे कि और किसी को नहीं हो रहा, कुछ इस तरह की सेंसेशंस। दोस्तों कन्फ्यूज़न हो सकता है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द या हेडेक रह सकता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो सकती है, इसमें नींद आने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस तरह के दोस्तों कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स अगर हैं लेवोडोपा स्टार्ट करने के बाद आपको महसूस हो रहे हैं, अपने डॉक्टर से दोस्तों एक बार ज़रूर बताइए। वो कुछ डोज़ वगैरह में चेंजेस करेंगे या उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे, कुछ तो आपसे बात करेंगे। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को डिस्काइनेजिया करके एक साइड इफ़ेक्ट होता है। डिस्काइनेजिया का मतलब होता है कि हमारे बिना चाहे, बिना हमारे पैदा किए हुए बॉडी में कुछ मूवमेंट आ जाना अचानक से, जिसे हम कहते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट आ जाना। मूवमेंट वो किसी भी तरह का हो सकता है, नॉर्मली बहुत जल्दी रैपिड का मूवमेंट होता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट हो गया दोस्तों, बार बार से टैपिंग करने वाला मूवमेंट हो गया, हेड बॉबिंग हो गया, या आर्म स्विंग हो गया। मतलब आपकी बॉडी में अगर आपकी बिना इच्छा के, बिना आपके मर्जी के, बिना आपके पैदा किए हुए कोई भी मूवमेंट हो रहा है, तो ये अपना अपना साइड इफेक्ट है, डिस्काइनेजिया इसे कहते हैं, और ये लेवोडोपा की वजह से हो सकता है दोस्तों। अगर आप अपने साइड इफेक्ट्स को टाइम पे बताएंगे, डॉक्टर्स कई बार साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए भी मेडिसिन दे देते हैं, जिससे कि आपके साइड इफेक्ट्स कंट्रोल हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर पैदा हो रही है, आपको पैदा होने के टाइम पे ही, मतलब बिना ये वेट किए कि अपने आप ये चीज़ ठीक हो जाएगी, डॉक्टर को बताइए। दोस्तों अगला ग्रुप है जिसका नाम है डोपामिन एगोनिस्ट। दोस्तों इस ग्रुप में क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, प्रामिपेक्सोल, रोटिगोटिन, एपोमोर्फिन। दोस्तों ये जो मेडिसिन्स होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये ब्रेन में जाकर डोपामिन नहीं बनाती, बल्कि ये डोपामिन जिस तरह से काम करता है, जो डोपामिन के इफेक्ट होते हैं उन्हें कॉपी करती हैं, मतलब उन्हें मिमिक करती हैं बॉडी के अंदर। तो इससे बॉडी का काम होता है। इसमें दोस्तों ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि ये लेवोडोपा के बराबर इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन फिर भी काम अच्छा करती हैं, और इनकी जो ड्यूरेशन है, मतलब जो काम करने की जो अवधि है, वो ज़्यादा होती है लेवोडोपा से। तो इनका फ़ायदा होता है। डॉक्टर्स कई बार इन्हें देते हैं, कई बार लेवोडोपा के साथ भी देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लेवोडोपा के साथ में एक चीज़ जुड़ी होती है, ऑन ऑफ फिनोमिनन। दोस्तों मैं आपको ऑन ऑफ इफेक्ट के बारे में बताता हूँ जो लेवोडोपा से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे लेवोडोपा ली, तो अब ऐसा होता है कई सारे पेशेंट्स में कि उसके कुछ घंटे बाद, मतलब अगली डोज लेने के पहले, जो भी बॉडी में बेनिफिशियल इफेक्ट हो रहे थे लेवोडोपा के, वो सब खत्म हो गए। तो दोबारा सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए, मतलब दोबारा जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई बॉडी, मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा स्लो हो गए, और बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आना स्टार्ट हो गई, ट्रेमर्स आना स्टार्ट हो गए। तो ये हो गया ऑन ऑफ इफेक्ट की, जब ये ऑफ इफेक्ट चल रहा है, जिस टाइम पे कि लेवोडोपा शरीर के अंदर है, लेकिन उसका कोई अच्छा इफेक्ट बॉडी में नहीं आ रहा है। ऑन का मतलब होता है कि लेवोडोपा ठीक से काम कर रही है और आपकी बॉडी में सारे सिम्टम्स को, जो भी मोटर सिम्टम्स हैं, उन्हें कंट्रोल कर पा रही है। ऑफ का मतलब है कि कंट्रोल उस टाइम पे नहीं कर पा रही है। तो डोपामिन एगोनिस्ट देने से क्या होता है कि जो ऑन ऑफ इफेक्ट है, जिसकी वजह से कि पेशेंट को प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि दिन में आप सोचिए किसी टाइम पे तो सिम्टम ठीक है, फिर किसी टाइम पे सिम्टम दोबारा अपीयर हो रहे हैं, उसके बाद फिर सिम्टम ठीक हो रहे हैं, तो इस चीज़ में काफ़ी फ्लक्चुएशन है। तो डोपामिन एगोनिस्ट देने से क्या होता है कि वो एक स्मूथनेस आ जाती है। दोस्तों अगर हम डोपामिन एगोनिस्ट के साइड इफेक्ट की बात करें, तो जो लेवोडोपा के साइड इफेक्ट थे वो वाला प्रोफाइल कॉमन है, बट एडिशनली क्या क्या हो सकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंपल्सिव बिहेवियर हो सकता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आप समझो कंपल्सिव शॉपिंग करने के लिए मन में आना स्टार्ट हो गया, तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली, गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी, बहुत ज़्यादा खाना पीना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअलिटी आ गई, मतलब कि जो फिजिकल रिलेशन वाली चीज़ होती है, जो सेक्सुअल एक्ट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। ये सब दोस्तों इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। हेलुसिनेशन भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। तो अगर डोपामिन एगोनिस्ट ग्रुप की मेडिसिन चल रही है और कोई भी साइड इफेक्ट इस तरह का आ रहा है, तो डॉक्टर से बताना ज़रूरी है। दोस्तों अगला ग्रुप है जिसका नाम है मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। इस ग्रुप में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं दोस्तों? इस ग्रुप में सैलेजिलाइन, राजाजिलाइन, एंसाफिनामाइड आती हैं। दोस्तों ये काम किस तरह से करती हैं? दोस्तों मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी को माओ बी भी कह सकते हैं, MAOB। तो दोस्तों क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है MAOB, मतलब कि MAO-B, मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी। ये वाला दोस्तों जो एंजाइम होता है ब्रेन में ना, ये बहुत सारे ब्रेन के केमिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनमें से डोपामिन भी एक केमिकल है। तो डोपामिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर पार्किंसंस के सिम्टम्स आएंगे। तो दोस्तों ये जो ग्रुप है ये क्या करता है कि इस एंजाइम को रोक देता है काम करने से, इसीलिए इसका नाम है MAO-B इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकने वाला। तो दोस्तों ये वाली मेडिसिन देने से क्या होता है कि ये जो एंजाइम है जो डोपामिन को नष्ट कर रहा था, वो एंजाइम काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से कि डोपामिन की कमी नहीं होती ब्रेन में, जिसकी वजह से दोस्तों पार्किंसंस के सिम्टम्स में मदद मिलती है, सिम्टम्स को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में। दोस्तों देखा जाता है कि जो इस वाले ग्रुप के मेडिसिन हैं, नॉर्मली इफेक्ट लाने में 2-3 हफ्ते लग जाते हैं दोस्तों, और जब मेडिसिन को स्टॉप करते हैं तब भी इफेक्ट को खत्म होने में भी दोस्तों 2-3 हफ्ते का टाइम लग जाता है। दोस्तों MAO-B इनहिबिटर ग्रुप के मेडिसिन का भी रोल होता है, जो लेवोडोपा के ऑन ऑफ फिनोमिनन था ना, उसको स्मूथ करने में भी इसका रोल है। साथ साथ दोस्तों ये चीज़ भी जानना इंपॉर्टेंट है कि जो बाकी ग्रुप की मेडिसिन होती हैं पार्किंसंस में, उनको नॉर्मली ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं, कि पहले कम डोज में स्टार्ट किया, धीरे धीरे देखा कि किस तरह से इफेक्ट आ रहा है। बट जो MAO-B इनहिबिटर है उसमें ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं है, उसमें मेडिसिन को बिल्कुल ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टार्ट करने की नौबत नहीं आती, आप नॉर्मली ठीक ठाक डोज से स्टार्ट कर पाते हैं।
दोस्तों साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा नौजिया भी हो सकता है। नौजिया मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी होना, जी मिचलाना। नींद की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि नींद ठीक से नहीं आ रही है, नींद बार बार टूट रही है। अगर दोस्तों लेवोडोपा कार्बिडोपा के साथ देंगे तो फिर हैलुसिनेशंस की भी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। हैलुसिनेशन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो इस ग्रुप की मेडिसिन हैं इनको बहुत कॉमनली जो एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ की जाती हैं उनके साथ में नहीं दिया जाता, या जो बहुत ज़्यादा पेन की मेडिसिन होती हैं उनके साथ भी नहीं दिया जाता, क्योंकि फिर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी मेडिसिन अगर ले रहे हैं अपने हिसाब से मत लीजिए, अपने डॉक्टर को बता के लीजिए, अगर आप कोई माओबी इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन ले रहे हैं तो। दोस्तों अगला ग्रुप है जिसका नाम है कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, हम शॉर्ट में बोलेंगे COMT इनहिबिटर। दोस्तों इस ग्रुप में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं? दोस्तों इस ग्रुप में एंटाकापोन, ओपिकापोन नाम की मेडिसिन आती हैं। दोस्तों कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है। और दोस्तों ये एंजाइम क्या करता है कि जो लिवोडोपा हम ले रहे हैं उस लिवोडोपा को ब्रेन में पहुंचने के पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो इस ग्रुप की मेडिसिन है वो क्या करती हैं कि COMT एंजाइम को इनहिबिट करती है, मतलब रोक देती हैं, तभी इनका नाम है ना COMT इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब होता है रोक देना, दबा देना। ठीक है दोस्तों, तो अगर लिवोडोपा ब्रेन में पहुंच पाएगी तभी तो वो अपना डोपामिन में कन्वर्ट होगी और काम कर पाएगी। तो ये जो दोस्तों इस ग्रुप की मेडिसिन होती हैं ये लिवोडोपा को सक्षम करती हैं कि वो ब्रेन तक पहुँचें और डोपामिन बनाएं। इन मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल देखा गया है जो लिवोडोपा का ऑन टाइम होता है उसे बढ़ाने में। ऑन टाइम मतलब हमने बात की थी ना पहले अभी, ऑन टाइम का मतलब होता है जब लिवोडोपा काम कर रही है, जब उसकी वजह से बॉडी में बेनिफिशियल इफेक्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, जब सिम्टम्स में कमी होती दिखाई पड़ रही है, अगर हम लिवोडोपा ले रहे हैं तो उसे हम ऑन टाइम कहेंगे। और जब लिवोडोपा लेने के बावजूद सिम्टम्स दोबारा आ चुके हैं या कि मतलब प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, सारे मोटर सिम्टम्स आ रहे हैं, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, रिजिडिटी वगैरह, उसे हम ऑफ टाइम कहेंगे। तो ऑन टाइम को बढ़ाने में जो COMT इनहिबिटर ग्रुप है, इस वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है। दोस्तों अगर साइड इफेक्ट की बात करी जाए तो डायरिया हो सकता है, मतलब लूज मोशन हो सकते हैं, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग्स आना भी स्टार्ट हो सकती हैं। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकता है, हैलुसिनेशन दोस्तों इसमें भी हो सकता है। यूरिन का कलर डार्क हो जाए, बहुत ज़्यादा रेडिश ब्राउन हो जाए, मतलब भूरे रंग का या बिल्कुल रस्ट कलर का यूरिन आना स्टार्ट हो जाए, ये वाली चीज़ हो सकती है दोस्तों। और डिस्काइनेजिया भी हो सकता है दोस्तों। डिस्काइनेजिया का मतलब होता है कि जो हमारी बिना इच्छा के, बिना हमारे द्वारा संचालित किए हुए हमारी बॉडी के मूवमेंट हैं, मतलब अचानक से बॉडी में मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाना, किसी भी तरफ का मूवमेंट आ जाना, अचानक से हैंड की टैपिंग हो जाना, रोलिंग मूवमेंट हो जाना, एक तरफ हो जाना, हाथ अपने आप आगे पीछे हो जाना, कुछ भी इस तरह का मूवमेंट होने का मतलब होता है कि डिस्काइनेजिया है। इस वाली मेडिसिन में भी दोस्तों वो वाला एक साइड इफेक्ट देखा जा सकता है, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। दोस्तों अगला ग्रुप है जिसका नाम है एंटीकोलिनर्जिक्स। तो दोस्तों ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि ये वाला ग्रुप नॉर्मली पहले बहुत यूज़ होता था ट्रेमर वाला, जो कंपन वाला सिम्टम है उसके लिए। अब इतना नहीं यूज़ करते क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट काफ़ी होते हैं। तो जो इसके बेनिफिट हैं वो मतलब कम है और जो इसके नुकसान है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो स्पेशली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें नहीं यूज़ की जाती अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो इसको यूज़ करने का। दोस्तों अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बेंजट्रोपिन और ट्राइहेक्सफेनिडिल, ये नाम होते हैं मेडिसिन के। दोस्तों अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकती है कि आप बिल्कुल चीज़ें भूलने लगें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रह सकता है, बिल्कुल डिसोरिएंटेशन सा हो सकता है कि ठीक से पेशेंट को मालूम ही ना हो कि वो कहाँ पर है, वो किस माहौल में है, उसके आसपास कौन है। आप समझ रहे हैं, इस तरह की चीज़ हो सकती है, बिल्कुल गफलत में आ जाना जिसे कहते हैं। साथ साथ दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत बहुत ज़्यादा हो जाए, यूरिन ठीक से ना पास हो, यूरिन या तो पास ही ना हो, ठीक है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ड्राई माउथ हो सकता है, मतलब कि मुंह बिल्कुल सूखा हुआ हो अंदर से, वो चीज़ हो सकती है। साथ साथ दोस्तों हैलुसिनेशंस जो हैं वो भी इसमें देखे जा सकते हैं। तो हैलुसिनेशन नाम का जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, ये हम देख पा रहे हैं कि कई सारे मेडिसिन ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है पार्किंसंस के। किसी भी तरह की सेंसेशन का एहसास पेशेंट को हो सकता है, जबकि वो सेंसेशन का एहसास और किसी को ना हो, ये वाली चीज़ होती है दोस्तों हैलुसिनेशन। तो जो इससे गुजर रहा होता है उसके लिए ये वाली चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने वाली, बहुत ज़्यादा वेदनादायक हो सकती है, तो हमें ध्यान रखना है। दोस्तों अगली मेडिसिन का नाम है एमांटाडिन। ये क्या करती है कि ये ब्रेन में डोपामिन का केमिकल जो है वो उसे ज़्यादा सिक्रीट करने में हेल्प करती है एक्चुअली ब्रेन की। इसे बीमारी के स्टार्टिंग में भी दिया जा सकता है दोस्तों, और बीमारी के मिडिल या लास्ट स्टेज में भी दिया जा सकता है दोस्तों। इसे और सारी मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में भी दिया जा सकता है। दोस्तों देखा जाता है कि जो हमारी बॉडी में जो मोटर सिम्टम्स होते हैं ना पार्किंसंस की वजह से, जैसे स्लोनेस ऑफ मूवमेंट हो गया, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होना, या बॉडी में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी हो जाना, बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं स्टिफनेस हो जाना, बहुत ज़्यादा अकड़न सी आ जाना, उन चीज़ों को ये वाली मेडिसिन अच्छा कंट्रोल करती है। साथ साथ जो पार्किंसंस की मेडिसिन की वजह से हमने बोला था ना डिस्काइनेजिया हो जाता है। डिस्काइनेजिया का मतलब होता है कि एबनॉर्मल मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाना, अचानक से मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाना, उस चीज़ को भी ये वाली जो दवाई है एमांटाडिन ये अच्छा कंट्रोल करती है। दोस्तों अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नौजिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, वही जैसे लेटे हुए हैं तो अचानक से खड़े हुए, या अगर बैठे हैं अचानक से खड़े हुए उस टाइम पे बिल्कुल घबराहट हो गई, आंखों के सामने अंधेरा आ गया, डिजीनेस हो गई, ये वाली कंडीशन दोस्तों हो सकती है। नींद में प्रॉब्लम आ सकती है बहुत ज़्यादा कि आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है या नींद बार बार आपकी टूट रही है,
ये वाली कंडीशन इसके साथ हो सकती है। दोस्तों कन्फ्यूज़न रह सकता है, लोगों पे शक करने की बीमारी भी पैदा हो सकती है, जिसे हम पैरानोइया कहते हैं। साथ साथ दोस्तों हैलुसिनेशंस भी देखे जा सकते हैं। एक चीज़ और होती है दोस्तों कि पैरों का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मतलब लेग में डिस्कलरेशन आ सकती है इस मेडिसिन की वजह से। तो हमें इन चीज़ों के लिए दोस्तों हमेशा सतर्क रहना है, वॉचफुल रहना है। दोस्तों अगले ग्रुप का नाम है एडेनोसाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या A2A एंटागोनिस्ट्स। दोस्तों हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है बेसल गैंग्लिया। दोस्तों बेसल गैंग्लिया नाम का जो स्ट्रक्चर है ब्रेन में, उसके अंदर दोस्तों डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं। डोपामिन रिसेप्टर्स का मतलब होता है कि ये वो जगहें होती हैं जहाँ पे डोपामिन का केमिकल आता है, तो ये डोपामिन रिसेप्टर्स डोपामिन को रिसीव करते हैं और फिर बॉडी अपना डोपामिन वाला जो सारा काम है वो ठीक से करती है। मतलब डोपामिन द्वारा जो संयोजित काम है बॉडी में वो ठीक से कर पाती है अगर डोपामिन के रिसेप्टर ठीक से काम कर रहे हैं तो। दोस्तों देखा गया है कि जो डोपामिन के रिसेप्टर्स हैं ना, इनके साथ में ही एक और रिसेप्टर होते हैं जो किस केमिकल के होते हैं, उस केमिकल का नाम है एडेनोसाइन। एडेनोसाइन के रिसेप्टर होते हैं। तो दोस्तों बॉडी में जो फ़र्क देखा जाता है डोपामिन को बढ़ाने का, वही फ़र्क देखा जाता है अगर हम एडेनोसाइन को कम कर दें। तो मतलब अगर हम डोपामिन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, मतलब अगर हम बाकी मेडिसिन दे रहे हैं सारी ठीक ठाक डोज में कि अब हम और ज़्यादा डोपामिन नहीं बढ़ा सकते ब्रेन में, तो अगर हम एडेनोसाइन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो भी वही वाला इफेक्ट आता है कि जैसे बॉडी में डोपामिन का अमाउंट ज़्यादा हो गया। मतलब कि पार्किंसंस के सिम्टम्स को कम करने में मदद मिलती है। आप समझ रहे हैं? तो जो एडेनोसाइन रिसेप्टर्स हैं उनको बेसिकली इनहिबिट करना है। तो उस काम में एडेनोसाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो ये वाला ग्रुप है ना, इस ग्रुप के मेडिसिन काम करती हैं कि ये एडेनोसाइन रिसेप्टर्स को दबा देती हैं। दोस्तों अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एस्ट्राडिफाइलिन, तो हमें ये पता लग गया कि इस वाले ग्रुप की मेडिसिन भी किस तरह से काम करती हैं। जो वो था ना लिगोडोपा का ऑन ऑफ फिनोमेनन, ऑन ऑफ वाला इफेक्ट, उसमें भी ये वाली मेडिसिन हेल्प करती हैं स्मूथ करने में कि पेशेंट को बार बार फ्लक्चुएशंस ना हो सिम्टम्स में। दोस्तों अगर आपको ठीक से पता लगा है अभी कि पार्किंसंस में जो भी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, उनके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, अगर आपको दोस्तों समझ में चीज़ें आई, अगर आप कनेक्ट कर पाएँ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर करने में फ़ायदा होगा तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा।